नमस्कार साथियों, आप लोग को अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पर स्वागत है। आज हम आप लोग के सामने बहुत बड़ा गुड न्यूज़ लेके आए हैं। जो ये गुड न्यूज़ ये है कि जेएसएससी ने अभी विज्ञापन जारी कर दिया है। तो बहुत दिनों के बाद ये आया, जेएसएससी की तरफ से विज्ञापन आया, नोटिफिकेशन। बहुत दिनों के बाद हम लोग को बहुत इंतज़ार था कि कब जेएसएससी विज्ञापन जारी करे, तो वो जारी कर दिया। और यह विज्ञापन जेएसएससी सीजीएल का है, यानी झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021। ये जो है जेएसएससी सीजीएल, जो बहुतों का इंतज़ार था। तो आज हम उसके डिटेल हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पोस्ट है। पहले हम देख लेते हैं कि इसका ऑनलाइन जो है वो इसका एग्ज़ाम फी जो है वो 1,000 रुपया है। और वही झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति उन लोग के लिए 250 रुपया है। ठीक है, ये अब हम लोग देख लिए कि इसका कितना कितना फ़ी है। ये सब चीज़ देख के आइए आते हैं आगे क्या क्या प्रक्रिया है। इसमें पोस्ट देख लेते हैं क्या क्या पोस्ट है। तो पोस्ट बहुत अच्छा पोस्ट है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसका टोटल पोस्ट है 384, जो कि बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत अधिक पोस्ट है, अच्छी वैकेंसी है। जनरल का 183, अनुसूचित जनजाति का है 48, अनुसूचित जाति का है 51, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC1 का है 45, BC2 का है 39 और EWS का है 38। तो ये काफ़ी सारा वैकेंसी है, जो बहुत ही मतलब अच्छी वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी मान सकते हैं। लेकिन फिर भी इसमें कुछ पोस्ट को नहीं लाया गया है। जैसे कि CI का था, कल्याण पदाधिकारी का था, वो वैकेंसी जो पहले 2019 में जो आया था उस टाइम, वो कुछ कटौती इसमें किया गया है। आप देखते हैं कनीय सचिवालय सहायक, तो इसमें भी देखिए तो टोटल 322 पोस्ट है। उसमें देखते हैं जनरल का है 129, अनुसूचित जनजाति का है इसमें आपका जाके 84 और अनुसूचित जाति का है 32, BC1 का 26, BC2 का 19 और EWS का 32। तो ये भी काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, तो इसका है टोटल 245, जिसमें से जनरल का 100, अनुसूचित जनजाति का है 67 और अनुसूचित जाति का है 22, BC1 का 18, BC2 का 13 और EWS का 25। और देखते हैं प्लानिंग असिस्टेंट, ये कोई कम है, जो पिछले बार भी इसका कम है वैकेंसी था। और इसका है टोटल 5 है। इसमें जनरल का 3, ST का 1, SC का नहीं है सीट इसमें, BC1 का 1, BC2 का नहीं है। तो आप देख सकते हैं। तो ये वैकेंसी इसमें क्षैतिज आरक्षण इस प्रकार है, खेलकूद कोटा से किस तरह ये सब चीज़ है। वो क्षैतिज आरक्षण में महिला को कितना इसमें आरक्षण दिया गया है, वो चीज़ है। अब इसका बात हम लोग करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या पद है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, तो इसका जो पे मैट्रिक्स जो बनता है, लेवल्स 7वां लेवल का वेतनमान जो है वो 44,900 से 1,42,400। इस कनीय सचिवालय का ये है 19,900 से 63,200। और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का है, इसका जो है वो 35,400 से 1,12,400। और प्लानिंग असिस्टेंट का है 29,200 से 92,300। तो इसका जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए जो है वो स्नातक होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री। अब देखिए इसका जो ये देखिए इसमें जो क्या क्या करना है, मतलब इसमें जो नियमावली में जो सुधार किया गया है वो आप यहाँ देख सकते हैं। उपर्युक्त अनिवार्य योग्यता के आधार अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं एवं इंटरमीडिएट का कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। तो आप जानते हैं कि 10वीं मैट्रिक और इंटर वो झारखंड राज्य से ही करना होगा। और परंतु झारखंड राज्य के आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों को मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान निश्चित ही रहेगा। मतलब इसका मतलब ये है कि जिसको जैसे हो गया EWS, BC1, BC2, SC ST उन लोग के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप मैट्रिक इंटर झारखंड से आप कर रहे हैं या कि करें, ये ज़रूरी नहीं है। जनरल के लिए ये ज़रूरी है। तो आप ये चीज़ देख ली, नियमावली ये देख ली। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है। हाँ, इसमें जो अधिकतम उम्र सीमा, ये एक चीज़ है,
इसमें न्यूनतम उम्र और अधिकतम उम्र का जो कटअप एज कटअप जो रखा हुआ है ना 1 अगस्त 2021, तो ये मुझे लगता है कि जो बहुत इसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए, क्योंकि एज कटअप जो देखिए अधिकतम ये बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी, मतलब ये 15-16 का वैकेंसी था, तो ये जो एज कटअप जो होना चाहिए वो उसी आधार पर रखना चाहिए मैक्सिमम वाला। तो ये मुझे नहीं लगता है कि थोड़ा सुधार होना चाहिए। अब आगे सरकार की मर्जी है वो क्या करे। अब देखते हैं इसमें जनरल का मैक्सिमम एज है 35 होना चाहिए, और न्यूनतम तो आप जानते हैं 21, मैक्सिमम जनरल के लिए 35, BC1 के लिए BC1 BC2 के लिए 37, महिला के लिए 38, BC1 BC2 के महिला के लिए 38, और SC ST के लिए 40, इतना रखा गया है। ठीक है, ये चीज़ आप देख लिए। अब आगे आते हैं इसमें, हाँ चलिए अब इसमें आते हैं वो चीज़ देख के। हाँ, अब आरक्षण का बात आता है। अब हाँ, अब ये आप लोग का क्वेश्चन रहेगा कि जाति निवासी हम किसका दें, किसका चलेगा, किसका कब का चलेगा, कब का नहीं चलेगा। तो हम आपको क्लियर कर दें, 2 जून 2016 के बाद, उस डेट से या उस डेट के बाद अगर आपका जाति निवासी बना हुआ है SDO के द्वारा, SDO के स्तर से, तो आपका वैलिड है, तो आपका क्या है, आपका चल जाएगा। निवासी जाति का, सॉरी जाति का नहीं बता रहे हैं, निवासी का बता रहे हैं कि 2 जून 2016 के बाद अगर आपका SDO लेवल का निवासी है तो आपका वैलिड है, वो चल जाएगा। ठीक है, अथवा अब और क्या बोला है, अगर आप अंचल अधिकारी द्वारा बनाए हैं, यानी आप अंचल से बनाए हैं, तो आपका 19 जुलाई 2019 के बाद का होना चाहिए। अगर अंचल का है तो इससे 19 जुलाई 2019 के पहले वाला अगर अंचल का बना हुआ है तो वो आपका वैलिड नहीं होगा, वो नहीं चलेगा। 19 जुलाई 2019 के बाद वाला अगर अंचल का है तो वो भी आपका चल जाएगा। ये चीज़ समझ में आया, ये चीज़ आपका समझ में आया। 19 जुलाई 2019 के पहले स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मायने नहीं होगा अंचल का, ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, और एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ 2 जून 2016 के पहले भी निवासी आपका मायने नहीं होगा। तो आप ये चीज़ आप यहाँ समझ चुके हैं, पूरा डिटेल हम आपको क्या बताने चाह रहे थे। अब देखिए यहाँ देखिए, आवेदन समर्पित करने का अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अब जब एप्लीकेशन लास्ट डेट के बाद अगर निवासी आपका बनता है, या अब अभी नहीं है जिसका निवासी, वो अगर एप्लीकेशन जिस दिन लास्ट डेट हो तो उसके बाद अगर उसका निवासी बनता है तो वो भी वैलिड नहीं होगा आपका जाके। अब देखिए, पिता पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पिता के आधार पर बना हुआ निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे, पति के आधार पर बना हुआ मान्य होंगे। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्र की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। अगर नाम किसी तरह आपका कोई वो सर्टिफिकेट में गलती है, पर प्रमाण पत्र में या अलग हो जा रहा है पिता या पति का नाम, तो आप उसको एक एफिडेविट आपको जमा करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। ठीक है, यहाँ जब क्लियर है। आप देखते हैं जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र जो है वो झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त DC या अनुमंडल पदाधिकारी यानी SDO के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 1 पर आधारित है। मतलब आपका जो SC ST है तो आपको या तो DC का या अनुमंडल पदाधिकारी SDO का चलेगा। अथवा अब देखिए 25 फरवरी 2019 के बाद का अगर आपका बना है तो वो अंचल अधिकारी के द्वारा बना है तो वो भी चलेगा, इससे पहले वाला अंचल नहीं चलेगा। और SDO का वो कब का भी बना है, 2013, 16, 19 के किसी भी डेट का बना है अगर DC या SDO का जाति, तो वो चल जाएगा SC ST के लिए। और अंचल का अगर बना है SC ST का जाति तो वो 25 फरवरी 2019 के बाद का ही होना चाहिए। ये चीज़ भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं, और BC1 BC2 को 19/8/2012 को अथवा इसके पश्चात, BC1 और BC2 के लिए 29/8 यानी 29 अगस्त 2012 के बाद का उपायुक्त या SDO के द्वारा अगर बना हुआ है तो वो चलेगा। ठीक है, किंतु जाति प्रमाण पत्र के वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को कर्मी प्रासंगिक सुधार तथा राजभाषा के विभाग के पत्रांक इतना के गैर क्रीमी लेयर 100 घोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। इसका मतलब हाँ,
अगर इसका वैलिड खत्म हो गया तो आप एक गिर क्रीमी लेयर स्व घोषणा पत्र समर्पित करना आपको अनिवार्य होगा। ठीक है, अगर आपका वैलिड खत्म हो गया है तो ओबीसी BC1 और BC2 का। ठीक, या अगर 25 फरवरी के बाद का आपका अंचल से बना हुआ है ये जाति BC1 BC2 के लिए, तो वो भी वैलिड है आपका। ठीक है, अब आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अध्ययन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र यानी EWS वालों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण पत्र स्वरूप आपको उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी या अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय या संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा। ये चीज़ आपको क्लियर यहाँ पर सब कुछ बता दिया गया है। ठीक है, लेकिन आपका एप्लीकेशन लास्ट डेट तक आपको ये सब आपके पास ये सारा चीज़ होना चाहिए। ये क्लियर है। अब देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए 25, हाँ ये चीज़ तो आपको क्लियर कर दी है पूरा का पूरा। आपको यहाँ जाति निवासी से तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब और एक चीज़ यहाँ मेन पॉइंट है, स्थानीय निवासी जाति प्रमाण पत्र आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र में अंकित आवेदक के पिता पति के नाम एवं नाम के वर्तनी मैट्रिक 10वीं के सर्टिफिकेट अंक पत्र में दर्ज वर्तनी से भिन्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। एक चीज़ आपको बहुत ही गौर करना होगा। यहाँ देखिए मैट्रिक में जिस तरह का नाम जिस तरह का स्पेलिंग है वो आपका जाति निवासी दोनों में सेम स्पेलिंग होना चाहिए, पिता और आवेदक का नाम। अगर इसमें स्पेलिंग में मिसमैच हो गया तो फिर आपका ये रद्द किया जाएगा, ये आपका प्रमाण पत्र वैलिड नहीं होगा। ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। अब देखिए हाँ ये चीज़ तो आपको क्लियर, मतलब आप स्पेलिंग आप चेक कर लीजिए मैट्रिक में जिस तरह है वो आपका जाति निवासी में है कि नहीं, उसी के आधार पर आप देख लीजिएगा अपना। वो डेट ऑफ बर्थ भी आप सही सही डालिएगा, जैसे आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है उसी तरह इसमें गलत अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा बाद में। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन जो है वो कब से शुरू होगी। तो आवेदन जो है वो 15 जनवरी 2022 से 11 बजे पूर्वाह्न से शुरू होगी और 14 फरवरी 2022 की मध्य रात्रि तक होगी। यानी आपको एक अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, एक महीना टाइम है इसका। 15 जनवरी से शुरू होगा, 14 फरवरी को इसका लास्ट डेट है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 16 फरवरी के, मतलब अब एग्ज़ाम फी अभी करने के लिए अब एक दिन इधर दिया जाएगा, 16 फरवरी तक आप एग्ज़ाम फी पेमेंट कर सकते हैं। और आप प्रिंट आउट लेने के लिए या अपलोड फोटो हस्ताक्षर अपलोड के लिए आपको 18 फरवरी तक टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगा, आप लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल ना करें, क्योंकि सर्वर का प्रॉब्लम बहुत रहता है। आप पहले ही करवा लें तो बेहतर होगा आपके लिए। वो देखते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर परीक्षा कैसे होगी, ये CBT आधारित होगी या कंप्यूटर पे होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी या OMR में होगी। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि परीक्षा का स्वरूप आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों को प्राप्तांक नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, मतलब प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। मतलब अगर आपका जाके ये तो अगर एक दिन में पॉसिबल नहीं है, विभिन्न चरणों में इसका एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो आपको नॉर्मलाइज किया जाएगा जैसे कि रेलवे SSC में होता है उसी तरह किया जाएगा। अगर एक दिन में एक ही शिफ्ट में अगर हो गया, एक ही दिन में मतलब पूरा झारखंड में एक ही साथ हो गया, तो फिर कोई नॉर्मलाइज नहीं होगा इसमें। तो नॉर्मलाइज का सूत्र तो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा कि उसको कैसे नॉर्मलाइज किया जाएगा। परीक्षा का पैटर्न हम लोग जानते हैं। परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, मुख्य परीक्षा। आपको पता है कि नया जो नियमावली में सुधार हुआ है तो उसके आधारित परीक्षा अब ये एक ही बार होगा, कोई PT इसमें नहीं होने वाली है, सिर्फ मेंस होगी। तो इसमें परीक्षा क्या क्या रहेगा, क्या क्या पेपर रहेगा, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पेपर 1 रहेगा भाषा ज्ञान, जिसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। हिंदी भाषा ज्ञान से 60 क्वेश्चन रहेंगे, अंग्रेजी से 60 क्वेश्चन रहेंगे। आपको 30% लाना होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। ये मेरिट में आपका पेपर 1 का नंबर नहीं जुड़ेगा, लेकिन पास आपको करना ही होगा। अगर आप इसमें पास नहीं होते हैं तो फिर आपको फेल माना जाएगा। पेपर 2 और पेपर 3 आपको चेक ही नहीं किया जाएगा। अब पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 में अपना रीजनल लैंग्वेज है, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा है। इसमें कुल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे और टाइम इसका 2 घंटा रहेगी। इसमें आप रख सकते हैं उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ू, कुरमाली, खोट्टा, नागपुरी, पंच परगनिया, खड़िया,
में से कोई एक भाषा आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भोजपुरी को हटा दिया गया, भोजपुरी तो है नहीं यहाँ पर, और भोजपुरी, हाँ भोजपुरी को हटा दिया है। ठीक है, तो आपको इसमें 30% अंक तो प्राप्त करना ही होगा। जनजातीय भाषा में आपको 30% आपको लाना ही लाना होगा, लेकिन इसका नंबर भी आपको मेरिट में जोड़ेगा। आप जितना ज़्यादा स्कोर कर पाइए वो आप पर डिपेंड करता है। मतलब सब पेपर में, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में आपको 30% तो लाना ही पड़ेगा। पेपर 1 तो आपका 30% लाना ही होगा और वो जुड़ेगा नहीं पेपर 1 वाला। और पेपर 3 में देखिए आप रहेगा जीके सामान्य अध्ययन रहेगा 30 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान रहेगा, साइंस रहेगा 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स यानी सामान्य गणित रहेगा 20 क्वेश्चन, रीजनिंग रहेगा, मानसिक क्षमता रहेगा 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर का ज्ञान रहेगा 20 क्वेश्चन, और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान रहेगा 40 क्वेश्चन। तो आपको झारखंड जीके अच्छी तरह से पढ़ना होगा, जो कि 40 क्वेश्चन रहेगा। तो आप ये चीज़ पूरा पैटर्न देख लिए, आपको बता दें एग्जाम तक। तो आप इधर सिलेबस इसका देख सकते हैं। आपके पास अगर PDF नहीं है तो आप jssc.nic.in पर जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही मैं फिर कुछ नया टॉपिक्स लेके आऊँगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन सा किताब से पढ़ना है, उस चीज़ के अगर बारे में जानकारी चाहिए तो आपको कमेंट कर दीजिएगा। आप नया वीडियो आपके पास लाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आपको बताऊंगा कि आप कैसे आप फर्स्ट अटैम्प्ट में JSSC CGL को आप क्रैक कर सकते हैं और क्या क्या किताब आपको पढ़ना है। बस आपको डाइवर्ट नहीं होना है, जो किताब पढ़ना है बस उसी किताब को पढ़ना है। ये नहीं कि आप 10 किताब पढ़ रहे हैं, ये सही तरीका नहीं है। आप एक किताब को 10 बार पढ़िए, न कि 10 किताब को आप पढ़ रहे हैं एक ही बार में। तो मैं आपको फिर मोटिवेट करते रहूँगा जब तक एग्ज़ाम तक। मैं आपको एनी टाइम आपसे कनेक्ट रहूँगा, मोटिवेट करते रहूँगा। अगर आपको इसी तरह कनेक्ट होने के लिए आपको पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको एग्ज़ाम तक आपका सफ़र को मैं बेहतरीन बना सकूँ। थैंक यू।